हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे मनोविज्ञान के टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपका स्कोर 35 में आउट ऑफ 18 आता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी पास में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ भी नया पढ़ने की थ्योरी कोशिश मत करना। जिनका भी स्टेट का पेपर है वो सिर्फ प्रैक्टिस करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए हमने आप लोग के लिए 1500 प्लस क्वेश्चन और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ समझकर। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिला था। वो भी सिर्फ मिलेगा आपको 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। अभी तक 1500 से बच्चे ने इसका प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं। आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला ऑप्शन है लॉरेंस, सिगमंड फ्रॉइड, बंडूरा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको मैंने एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो प्योर वायु होता है उसकी जो मात्रा होती है कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 98% इसमें नाइट्रोजन होता है और 20% 94% ऑक्सीजन इसकी मात्रा आपको निकालनी होती है, जिसमें 3% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आक्रमण को किसने किस रूप से परिणामित किया है? आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभी प्राय क्षति से होता है। पहला ऑप्शन है हिलगार्ड, सिगमंड फ्रायड, वॉकटिस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे। आपको बताना है कि इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है समानुभूति आधारित सहसंबंध, संवाद में एकरूपता, लाभार्थी के मानसिक जगत को लगभग पूरी तरह से समझ पाने का अनुभव या ऑप्शन डी है सहानुभूति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है कि 5 जून को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है साक्षरता दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या ऑप्शन डी है विश्व मातृ दिवस। याद रखिएगा, आपका पेपर जून में होने वाला है, तो जून से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डे होता है, कोई दिवस होता है, तो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जो कि इलेक्शन टाइम पे पर्यावरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके साइकोलॉजी में पूछ ले, चाहे आपके जीके जीएस में सवाल देखने को मिल सकता है। इसलिए इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक स्थिरता, वास्तविक संज्ञान, व्यक्तित्व स्वतंत्रता या ऑप्शन डी है तर्कपूर्ण चिंतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वास्तविक संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर सबसे ज्यादा बल दिया है? पहला ऑप्शन है पूर्व व्यवहार अनुबोधक पर, पश्च व्यवहार पुनर्वलन पे, पर्यावरणीय शिक्षा पे या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्राकृतिक आपदा किसका एक उदाहरण है? आपको बताना है कि जो नेचुरल आपदा आती है उसका कौन सा उदाहरण है, आपको ये बताना है। बाढ़, सूखा, भूकंप या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सारे आपके नेचुरल आपदा हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रिफिथ का योगदान किस क्षेत्र में प्रमुख है? पहला ऑप्शन है शोरगुल, प्रकाश, तापमान या ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो याद रखिएगा जो ग्रिफिथ होता है सबसे ज़्यादा योगदान आपके तापमान में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून को, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी है 5 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा हमेशा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? पहला ऑप्शन है योगात्मक स्थिरता, वास्तविक संज्ञान, व्यक्तित्व संतुलता या ऑप्शन डी है तर्कपूर्ण चिंतन। तो ये जस्ट सवाल आपका रिपीट है, जस्ट मैंने आपको बताया था वास्तविक संज्ञान। वृक्ष कटाव किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जल चक्र व्यवधान से, वायु चक्र व्यवधान से, निर्धनता व्यवधान से या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जल चक्र के व्यवधान से। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है निर्धनता, वंचन, बेकारी या ऑप्शन डी है रोजगार। तो रोजगार जो है आपके सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना है स्पेशली फॉर स्टेट। ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, आमदनी अधिक हो पर आवश्यकता कम हो, आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो। अगला क्वेश्चन है किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? पहला ऑप्शन है बैरपूर्ण, साधनात्मक, हिंसा में या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बीपीएससी है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माना था, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में किसे ध्वनि को मापा जाता है? ये सवाल मैंने आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्योंकि ये सवाल आपके क्लास 12 चैप्टर 3 से पूछा हुआ सवाल है कि निम्नांकित में किस ध्वनि को मापा जाता है। पहला ऑप्शन है बेल, माइक्रोवेल, डेसिबेल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डेसिबेल। कुल्हाड़ की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है तीव्रता, पूर्व नियमितता, नियंत्रण योग्यता या ऑप्शन डी है क्रमबद्धता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नांकित में गरीबी का कारण कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारक, निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता चक्र या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कारक। और आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाने के लिए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है? चाहे दूरदर्शन तो पहले काफ़ी टाइम पे एक्टिव हुआ करता था, लेकिन आजकल जितने भी वेब सीरीज़ बन रहे हैं, जो आपकी मूवी बन रही है, अगर ऐसा कोई सीन दिखाया जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दृश्य हो, तो उसको देखकर बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये बताना है। जो आजकल जैसे कि मूवी आई थी एनिमल, जिसे आप एनिमल टाइप मूवी बोल सकते हो, अगर बच्चे वैसी मूवी देखते हैं तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बढ़ जाएगी, बच्चों की एग्रेसिव पर नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है या ऑप्शन डी बच्चों में क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगर आप ऐसे चीज़ें देखते हो जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो आपके अंदर एग्रेसिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा आप समाज में रहते हो उसी का असर आप पर पड़ने लगता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में एग्रेसिव का कारण किसे नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है व्यवहारपरक औसत, मॉडलिंग, फ्रस्ट्रेशन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, व्यवहारपरक औसत जो है आपके एग्रेसिव का कारण एक नहीं माना जाता। बाकी आपका मॉडलिंग हुआ, चाहे आपका फ्रस्ट्रेशन हुआ, ये दोनों रीज़न आपके एग्रेसिव का कारण माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि निर्धनता के गुणों में क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन, सामाजिक असुविधा, वंचन या ऑप्शन डी सामाजिक भेदभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। बेंडूरा का अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन है प्रतिरूपण, संज्ञान, अधिगम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिरूपण। निम्नलिखित में कौन भूविगतता से संबंध है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुपालन, सामाजिक अनुरूपता, अंतर्विशिष्टता या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सामाजिक अनुरूपता। अगला क्वेश्चन है भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा कौन है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में सवाल पूछा गया था। पहला ऑप्शन है जातीय पूर्वधारणा, सांप्रदायिकता, आर्थिक भिन्नता या ऑप्शन डी सामाजिक मूल्य में भिन्नता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि भीड़ का परिमाण क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि भीड़ का परिमाण जहाँ पे आप भीड़ देखते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण, वातावरण और उसका भाव देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? किस पर? नींद में, आँखों में दर्द या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा जब भी आप ध्वनि का शिकार होते हो, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा छींक आती है और आपको जो आपका नींद में जो होते हैं, नींद में आँख में जलन, ये सब कुछ आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंत्योदय का क्या उद्देश्य है? ये भी सवाल आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। आपको बताना होगा चाहिए कि अंत्योदय का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा अंत्योदय का मतलब होता है गरीबी को संपन्नता स्तर को बढ़ाना। ऑप्शन सी। एग्रेसिव का कौन-सा एक कारक नहीं है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो व्यवहारपरक औसत होते हैं, वो आपके आक्रामकता के एक कारक नहीं माने जाते। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बी दिया गया लेकिन बी ऐसा नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन एक तरह का एग्रेसिव कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यवहारपरक औसत। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक समस्या भारत के संदर्भ में अधिक गंभीर है? पहला ऑप्शन है सांप्रदायिकता, निर्धनता, सामाजिक असमानता या ऑप्शन डी लिंग भेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सांप्रदायिकता। इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? पहला ऑप्शन है सुनामी, भूपाली गैस कांड, सिरमाइल आइलैंड या ऑप्शन डी है चेरनोबिल। तो याद रखिएगा भोपाल गैस कांड हो, चाहे सिरमाइल आइलैंड या चाहे चेरनोबिल, ये सब आपके मानव निर्मित आपदा है जो आपके मानव द्वारा इसे की गई घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो सुनामी है वो आपका नेचुरल होता है, वो मानव निर्मित द्वारा आपदा नहीं माना जाता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको बताना है कि अपने वातावरण के सतत आवाज़ के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या उसे हम अवेशन कहते हैं, सीखना, आदत बनाना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बिहार स्टेट ने ऑप्शन डी माना था, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
क्या 31 अक्टूबर को मनाते हैं? 10 अक्टूबर, 31 अगस्त या ऑप्शन डी 21 नवंबर? तो याद रखिएगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम 10 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है कि मानव मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए क्या संदर्भ ज़रूरी है? 4, 3, 2 या ऑप्शन डी है 6? तो याद रखना, मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए टोटल आपके 3 संदर्भ होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं, रोग निदान या ऑप्शन डी है पारिस्थितिक? तो याद रखिएगा, उसको हम परिस्थिति कहते हैं। जितने लोग आंसर ए टिक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में कौन सा उपागम नहीं करता है? पहला ऑप्शन है अल्प मतवादी परिप्रेक्ष्य, नैमित्तिक, आर्थिक या ऑप्शन डी है आध्यात्मिक? तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तो ये रहा आज का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो तो जितने भी अभी तक आपके टॉप 30 एमएसक्यू सीरीज चल रहे हैं वो सब पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा कॉम्बो के अंदर। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमएसक्यू हो सकता है, ओवरऑल आपके साइकोलॉजी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करके आपको मिल जाएगा सिर्फ 300 में, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आपका स्टेट हो चाहे बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरटी 2, सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसे भी आपको दिया जाएगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया था। सब कुछ डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग के लिए और डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोग को करा पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके सहयोग अपना ज़रूर बनाइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।